हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आप सभी से कॉस्ट वॉल्यूम पे। प्रॉफिट एनालिसिस आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस में है, एसओ के सिलेबस में है। उसके अलावा आप सभी की अकाउंटेंट की परीक्षा जो होनी है उसमें भी होना है। ईपीएफओ, यूपीपीसीएल, इन सारी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि थोड़ा सा गूढ़ टॉपिक है और अभ्यर्थियों के समझ में थोड़ा सा कम आता है। इसीलिए हम जो चल रहे हैं कि कठिन टॉपिक पहले करा रहे हैं। हम और टीचरों की तरह नहीं है जो कि पहले सरल सरल टॉपिक पढ़ा के आपके मन में लालच दिया जाए। हम कठिन टॉपिक पहले कराते हैं। जब आप कठिन चीज़ों को करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस वो आता है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको चीज़ें आती हैं, तो भी आप परीक्षा फेल कर जाएंगे। और कॉन्फिडेंस है, यदि आपको कम ज्ञान है तो भी आप परीक्षा को आसानी से पास करने की क्षमता रखते हैं। तो ये मैंने देखा है काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ, अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कॉस्ट वॉल्यूम यानी कि प्रॉफिट एनालिसिस पे क्या होता है। प्रॉफिट एनालिसिस सबसे पहले इसमें आप सभी से बात करने की ज़रूरत है। प्रॉफिट आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। बिना प्रॉफिट के कोई व्यवसाय नहीं होता है। वास्तव में कहें तो बिना प्रॉफिट के कोई व्यवसाय नहीं होता और बिना व्यवसाय के कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, ये भी चीज़ है। तो इसलिए आपको लाभ ज्ञात करने के लिए बस वही चीज़ है। प्रॉफिट एनालिसिस कुछ नहीं है। जो आप लाभ ज्ञात करते हैं, जो प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, वो डिफरेंस स्टेजेज में क्या कितना होता है, बस वही है प्रॉफिट एनालिसिस। यानी कि आपकी कंपनी है, ठीक है, आपने कोई कंपनी खोली है या आपका कोई व्यवसाय है, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस है। सर्वप्रथम आपने यहाँ पे व्यवसाय खोला और आप क्या करेंगे, शुरुआत है आप कच्चा माल से पक्का माल बनाने में, यानी कि जिसे आप कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इसको, जो आपका बिजनेस होता है वो कई पार्ट्स में, यानी कि जो आपका लाभ होता है वो कई पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालते हैं, उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट आप देखने के बाद ये भी आप देखते हैं कि आपने पर वस्तु पे कितना कमाया है, ये भी तो आप चेक करते हैं। तो बस पर मतलब कि पर गुड्स में कितना आपने कमाया या पर यूनिट में आपने कितना कमाया, ये भी चीज़। तो बस इन्हीं चीज़ों का एनालिसिस ही प्रॉफिट एनालिसिस है, लाभ का एनालिसिस है। इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो यहाँ पे बहुत आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। अब लाभ कमाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लाभ कमाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये मान लीजिए लाभ है। लाभ कमाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कोई चीज़ बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। बिना बेचे या कुछ किए कोई चीज़ आप करेंगे तो लाभ होगा नहीं। तो कोई चीज़ आपके अंदर बिक्री होनी चाहिए। कुछ ना कुछ लाभ कमाने के लिए जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो कुछ ना कुछ आप विक्रय करेंगे तो वो हो जाएगा। अब बिक्री जब आप करेंगे तो बिक्री का कोई विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य, कुछ ना कुछ विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य होगा यानी कि जो आपकी कॉस्ट रही होगी, कॉस्ट से आप इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे विक्रय मूल्य को, तभी तो आप बिक्री करने का मेन उद्देश्य पूरा होगा और तभी तो आप लाभ कमाएंगे। यदि मूल्य ही आपने कम कर दिया तो फिर बिक्री का आपको ऐसे क्या होगा और लाभ कहाँ से आप कमाएंगे, ठीक है। तो यही होता है। अब विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए आपको उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है, उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, प्लांट स्टेज करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। समझे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे कच्चा माल खरीदना पड़ेगा तभी तो आप उत्पादन करेंगे। प्लांट लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, यानी कि लाभ कमाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इन सब को आपस में संबंध स्थापित करना, इन सभी चीज़ों को संबंध स्थापित करना ही लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या सम विच्छेद कहें, इसी को आप प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो आप प्रॉफिट का एनालिसिस कहते हैं कि किस प्रकार से आपने प्रॉफिट कमाया, कहाँ से आपने प्रॉफिट कमाया, इन सारी चीज़ों का अध्ययन ही आपको प्रॉफिट एनालिसिस कहलाता है।
अब प्रॉफिट आप कई प्रकार से कमाते हैं, ये चीज़ भी आपको समझना होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए हम एक चीज़ आपको यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे पढ़ेंगे चीज़ों को कि क्या होता है। जैसे प्रॉफिट एनालिसिस की एक हम सिंपल सी चीज़ देख लें तो लागत मात्रा लाभ है। जो लागत मात्रा लाभ किसी व्यावसायिक संस्था की विक्रय मात्रा के संबंध में उसके आगमों एवं लागतों का विश्लेषण करके विभिन्न स्तरों पर लाभ की स्थिति का अध्ययन करना। यानी कि जो आप चीज़ें ला रहे हैं और जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, उनके मध्य में जो संबंध है और विभिन्न स्टेज पे कितना आप लाभ कमा रहे हैं, ये आपको ज्ञात करना ही आपका प्रॉफिट एनालिसिस है। हालांकि परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि विभिन्न स्टेजों पे वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री के बीच में जितने भी डिफरेंट स्टेज हैं उसको उस डिफरेंट स्टेजों पे प्रॉफिट कमाना ही आपका प्रॉफिट एनालिसिस है। अब ये हो गया। अब प्रॉफिट एनालिसिस को आप किन किन तकनीकों से आप समझ सकते हैं, किस प्रकार से आप प्रॉफिट आपका होता है, ये भी चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉफिट किस हिसाब से होता है ये आप समझ लीजिए। पहले सबसे पहले क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ करेंगे तो क्या होगी, उसकी लागत लगेगी। कोई भी व्यवसाय करेंगे लागत होगी, उसकी एक निश्चित कास्ट होगी, ठीक है, कॉस्ट होगी, ठीक है। अब जब कॉस्ट होगी तो उसके बाद क्या होगा कि एक निश्चित कुछ मात्रा में आप बिक्री करेंगे, तभी तो आपको क्या होगा कि आपका जो लागत आएगी वो आएगी वॉल्यूम, मात्रा जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो लागत हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसके बाद प्रॉफिट। क्या आप जब इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे तभी तो आप प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट, लाभ, और एक और जो शब्दावली यहाँ पे होगी सेल्स, विक्रय। देखिए अब यहाँ पे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जब आप अधिक विक्रय करेंगे तो अधिक लाभ कमाएंगे। क्यों नहीं कमाएंगे? जब आप अधिक बिक्री करेंगे तो क्या करेंगे कि आप अधिक लाभ कमाएंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है आपका। अधिक बिक्री करेंगे तो अधिक लाभ कमाएंगे। अधिक लाभ, अधिक विक्रय आप कब करेंगे? जब अधिक आप क्या करेंगे, अधिक उत्पादन करेंगे, तभी तो आप अधिक विक्रय कर पाएंगे। तो क्या होगा, अधिक मात्रा में जब आप उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो आप अधिक क्या करेंगे, लाभ कमा पाएंगे। तो यहाँ पे ये संबंध इस प्रकार से, चाहे इसको आप यहाँ से कोरिलेट कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे कि लागत आपकी कब कम होगी, ठीक है। कॉस्ट आपकी क्या है आपको ज्ञात करना है। जब आप अधिक उत्पादन करें, जब आपकी लागत कम कब होगी, जब अधिक मात्रा में आप उत्पादित करेंगे, तभी तो आप अधिक लाभ कमाएंगे। आपने उत्पादन ही थोड़ा सा किया तो उसमें क्या आप लाभ कमा पाएंगे। तो देखिए इसका सीधा सीधा कोरिलेशन ये है कि जब आप क्या करेंगे, लागत आपकी गिरेगी तो आपका लाभ क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आपका विक्रय क्या होगा, यहाँ से देखिए विक्रय आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, लाभ क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। आपकी लागत गिर रही है तो भी आपका लाभ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपकी जो है विक्रय वॉल्यूम क्या हो रहा है, जब आप क्या मात्रा जब अधिक कर रहे हैं, विक्रय जब आप अधिक माल बना रहे हैं तो क्या होगा, आपकी क्या होगी, विक्रय क्या होगी, अधिक करेंगे। और इसी प्रकार से जब आपकी अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे, इसे आप ये भी कह सकते हैं, उत्पादन कह सकते हैं, ठीक है। जब अधिक मात्रा में आप क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो लागत भी तो आपकी डाउन आएगी। तो ये आपस में कोरिलेट होते हैं, आपस में कोरिलेट होते हैं, ठीक है। यही 4 पॉइंट आपके बढ़ेंगे कि आपका क्या हो जाएगा कि लागत जो संबंध है, जो आपके प्रॉफिट एनालिसिस का जो संबंध है, यहीं से आप निकाल सकते हैं कि जैसे ही आप किसी चीज़ की क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, आपकी लागत ऑटोमेटिक डाउन होती जाएगी। हालांकि इसका एक पॉइंट होता है जिसके बाद क्या होता है कि आपका लाभ जो है, यानी कि लागत गिरना बंद हो जाएगी, उसके बाद आपकी लागत कम नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जब आप उत्पादन अधिक करेंगे तो बिक्री क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है, बिक्री आपकी बढ़ेगी, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जब आपका विक्रय बढ़ेगा तो उत्पादन आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपका एक कोरिलेशन ये भी होगा कि जब आप क्या होगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जब आप बिक्री बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट हो जाएगा, जब हमारी लागत घटेगी तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो ये चारों चीज़ें आपस में कोरिलेट होती हैं,
कोरिलेट होती हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आपको ये चैप्टर क्या होगा कि बिल्कुल जीरो लगने लगेगा, जो कि बहुत कठिन चैप्टर माना जाता है। तो अब हम चलते हैं, ये हो गया आपका। अब दो कॉस्ट होती है जो आपको जानना ज़रूरी है, एक वेरिएबल कास्ट होती है, एक फिक्स्ड कास्ट होती है। वेरिएबल कास्ट जिसे कि आप मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा हो जाता है आपका फिक्स कॉस्ट। क्योंकि आगे इसका बहुत प्रयोग आएगा इसलिए हमको यहीं पे समझा दें आपको, नहीं तो फिर आगे आपको माथापच्ची होगी, हमको बार बार इसको समझाना पड़ेगा। यदि अभी हम समझा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं। फिक्स कास्ट वो कास्ट होती है निश्चित लागत, जो जिसे कहते हैं स्थिर लागत जिसे कहते हैं। स्थिर लागत वो होती चाहे आप उत्पादन करें या ना करें, आपकी ये लागत लगेगी। जैसे प्लांट आपने ख़रीदा है, यदि प्लांट आपने किराए पे लगा है तो वो क्या होगा, आपका क्या होगा, किराया आपको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आपको देने ही पड़ेंगे, आप चाहे प्लांट यूज करिए चाहे ना करिए। इसी प्रकार से यदि आपने कुछ क्या हुआ कि कुछ एम्प्लॉय रखे हैं, यदि आपने एम्प्लॉय जो आपके स्थायी कर्मचारी हैं, यदि आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं तब भी तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो यही क्या हो जाता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है, यानी कि स्थिर लागत हो जाती है। अब स्थिर लागत हो जाती है। अब जब क्या होता है कि वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं इसकी लागत कम होती है। जैसे कि आप को एग्जाम्पल हम समझा दें कि जैसे आप क्या करेंगे कि प्लांट आपने लगाया है उत्पादन के लिए, तो प्लांट में आप 50 यूनिट उत्पादन करेंगे तो भी आपका क्या होगा कि प्लांट का किराया उतना ही रहेगा, और यहाँ पे 100 यूनिट करेंगे तो भी होगा। यदि इतने प्लांट में यदि उत्पादन करने की क्षमता है तो आपका वही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने 50 यूनिट बढ़ा दिया लेकिन आपका खर्चा क्या हो गया, इस 50 में भी जो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट डाउन हो रही। उसके बाद जो एम्प्लॉय आपने मान लीजिए कि फिक्स एम्प्लॉय रखा है, 50 यूनिट अभी तक प्रोडक्शन करते थे, अब 100 यूनिट करें तो क्या इसकी कॉस्ट बढ़ी, नहीं बढ़ी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं बना रहे थे तो भी लग रही थी, बना रहे हैं, अधिक बना रहे हैं तो भी तो लग रही है। तो जैसे जैसे वेरिएबल कास्ट, जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे उसी प्रकार से हमारी जो होती है लागत होती है वो घटती जाती है। इसी को कहते हैं वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। प्रॉफिट एनालिसिस में हम कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। 2 प्रकार से हम प्रॉफिट एनालिसिस का हम अध्ययन कर सकते हैं। एक होता है बीजगणितीय मेथड जिसे कि एल्जेब्रिक मेथड भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका लेखा चित्र मेथड जिसे कि ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। तो कॉस्ट वॉल्यूम निकालने के लिए 2 आपके पास तरीके हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका बीजगणितीय और दूसरा हो जाएगा आपका रेखा चित्र। यानी कि इसे आप कह सकते हैं ग्राफिकल और इसे कह सकते हैं आप एल्जेब्रिक। का कह सकते हैं, इसे तो कहते ही हैं एल्जेब्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर आपके प्रश्न बनने की संभावना कहाँ से है? एल्जेब्रिक मेथड से है। एल्जेब्रिक मेथड में कई पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आप कंट्रीब्यूशन सबसे आप अभी कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, लेकिन ये आपको पता है। आप इसको जब से कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं तब से इसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन शब्द से आपको वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये कंट्रीब्यूशन होता क्या है। अभी हम आपको बताते चलते हैं। एक ही चीज़ हम आपको लिख देंगे अभी यहाँ पे, आपका सारा कन्फ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अंशदान कहते हैं, अंशदान। आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिर भी आपको ये नहीं पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। हम एक वर्ड बोलेंगे, आप कहेंगे कि ये तो मुझे आता है और इसको मैं कैलकुलेशन भी पूरा करके निकाल के रख सकता हूँ। तो इसको हम बताएं क्या कहते हैं। दूसरा नाम इसका होता है ग्रॉस प्रॉफिट।
हो गया। अब इसको आप आंख मूंद के पूरा कंट्रीब्यूशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इसे कहते हैं, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो उत्पादन में जो होता है, उत्पादन क्रिया में जो भी हमें लाभ कमाते हैं वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और वही तो अंशदान होता है। क्या अंशदान कुछ अलग है क्या? बिल्कुल नहीं अलग है। आपको कन्फ्यूज किया जा रहा है, नाम बदल के कन्फ्यूज किया जाएगा परीक्षा में भी। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा डटे रहना है। जो पढ़ रहे हैं आपको देखिए, इसी प्रकार से हमारा पढ़ाने का तरीका है। आप दूसरों के तरीके पर भले जाएँ, लेकिन एक बार हम कहेंगे कि आप बार बार 10 चीज़ें ना पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें। एक बार दो बार हमारी वीडियो देख लें, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा करें। आप 90% सक्सेसर को देख लेंगे कि उनकी सेल्फ स्टडी उनको अंत में सक्सेस की है। और जो फेल्योर हैं, बार बार कोचिंग्स आप करेंगे, कोई नहीं होगा। बार बार आप वीडियोज़ 10 लोगों के वीडियोज़ देखेंगे, 10 तरह के कन्फ्यूजन मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि एक वीडियो देखिए, मेरी देखिए, किसी और की देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग देख रहे हैं उनकी तरक्की उनके हाथ में होती है। जो लोग नहीं देखेंगे वो क्या पढ़ रहे हैं, हमसे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं ये बहुत बड़ी पॉइंट है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप सभी को पता है कि विक्रय मूल्य तथा विक्रय की सीमांत लागत यानी कि जो मार्जिनल कास्ट होती है, इन दोनों के डिफरेंस को ही तो प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो जो हमारा परचेज करते हैं और जो सेल करते हैं और जो प्रोडक्शन में जो मेन चीज़ें खर्च होती हैं, जैसे कि वेजेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, उसके अलावा तो हमारा क्या हो गया सारा, कि उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ठीक यही तो है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य तथा विक्रय की सीमांत लागत के अंतर को ही तो क्या कहते हैं, अंशदान कहते हैं। विक्रय मूल्य जो सेल्स, देखिए अब यहीं से आप समझिए, सेल्स यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स कॉस्ट यानी कि जितना आपने सेल्स किया है, सेल्स का जो प्राइस है, सेल्स प्राइस, ठीक है। और जो आपने क्या किया है कि मार्जिनल क्या किया है कि आपने जो मार्जिनल कॉस्ट लगाई है, आपने जो कॉस्ट लगाई है उत्पादन में, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, आपका आंसर निकल गया। अरे भैया कंट्रीब्यूशन इसी तो कहते हैं। आपने 10 रुपए की कोई चीज़ बेची है, आपकी लागत 6 रुपये है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 6 रुपये ही तो हुआ। तो यही तो आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। बस यही तो है आपका, और क्या है। और आप इसको देश भर का माथापच्ची कर डालेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। परीक्षा में पूछ लिया इस तरह का दे देगा ना, सेल्स प्राइस मार्जिनल का, तो बहुत बहुचक्के रह जाएंगे। अरे ई का दे दिया परीक्षा में, हम तो ये पढ़े ही नहीं, तो हम तो थ्योरी पढ़ के आए थे। अरे भैया का है, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वही तो है, तो वही तो आपको पढ़ना है ना, इससे अलग से कुछ पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है ना। तो बस इसको आप ऐसे पढ़िए, ऐसे समझिए। अब आप परिभाषा भी आराम से निकाल सकते हैं और आपका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, किसी भी प्रकार का आपका सवाल यहाँ पे बनता है। तो यह एक प्रकार का कोर्स है जिसे पहले जिसका उपयोग पहले स्थिर लागत की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो पहले फिक्स कॉस्ट निकाली जाती है, उसके बाद हमारी मार्जिनल कॉस्ट को निकाला जाता है, जो शेष बचता है वही लाभ का आता है। तो जो भी हम यहाँ पे जो हम बेचते हैं और जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, उन दोनों के डिफरेंस को हम निकाल लेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट या हमारी जो प्रॉफिट होगा वो निकल के आ जाएगा। और इन्हीं को ही क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो स्थिर लागतों एवं लाभ का योग ही क्या कहलाता है, अंशदान। इन दोनों का योग ही अंशदान कहलाता है, इसे लाभ के भी कहा जाता है। तो अंशदान आप समझ गए कि जो आपका क्या होता है कि जो आपका प्रॉफिट लॉस यानी कि उत्पादन में अंशदान को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि जो आप प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट लगाई है, 100 यूनिट, मान लीजिए कि आपकी 100 रुपये का रॉ मटेरियल आपने लिया है, ठीक है, 20 रुपये मजदूरी आपने लगाई है, 10 रुपये आपने भाड़ा लगाया है और मान लीजिए कि ये 20 रुपये आपने भाड़ा भी लगाया है, 140 हो गया, ठीक है। अब ये इससे आप कितना यूनिट बना रहे हैं कि 70 यूनिट आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 रुपया आपका खर्चा आया, 2 रुपया खर्चा जब आएगा उसके बाद आपने ये क्या की, इसको आपने क्या
किया कि 5 रुपया पर पीस के हिसाब से मार्केट में बेच दिया, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे ये 3 रुपये पर यूनिट आएगा। इसके बाद अभी हम नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ये 3 रुपये आएगा। अब नेट प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो 1 रुपये होगा, तो ये 2 रुपये आपका जो है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन आपका आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अलग अलग यूनिटों को जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसको किस प्रकार से आप याद करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अब समझने जा रहे हैं। तो नज़रें जमाए रखिए हमारे साथ, आपको हर चीज़ों का सॉल्यूशन हम देंगे आपको, और बहुत ही आसान मेथड से देंगे, आपको बहुत माथापच्ची दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की, जिसे कि आप ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, जिसको हमने बता दिया कि सेल्स जो होगा उसके बाद वेरिएबल कास्ट जो डाउन कर देंगे वही होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये तो हमने आपको बता दिया था। अब एक चीज़ और, कंट्रीब्यूशन को 2 रूपों में आप कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, इसको आप इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होगा, सेल होगा, विक्रय होगा, जितने का आपने विक्रय किया है और क्या किया कि आपने जितना एक्सपेंसेस किया है, अभी उस एक्सपेंसेस को हमने वेरिएबल कॉस्ट को आपने घटा दिया, जितनी लागत आई, ठीक है। अब इस कॉस्ट में क्या क्या आप शामिल करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आप शामिल करेंगे ये चीज़ आपको समझ लीजिए। यहाँ पे आप प्रत्यक्ष सामग्री जितने का मंगाए थे इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसको आप देख लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, प्रत्यक्ष सामग्री जो आपने पहले मंगाई होगी, इसको बनाने के लिए प्रत्यक्ष सामग्री आपकी हो जाएगी। उसके बाद प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो होगा, प्रत्यक्ष श्रम हो जाएगा, प्रत्यक्ष जो श्रम इसमें लगाएंगे, लेबर जो होंगे जिसे आप वेजेस कहते हैं वो हो जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष जो होते हैं अन्य खर्चे जो डायरेक्ट आप एक्सपेंसेस करते हैं उसको यहाँ से आप क्या करेंगे, घटा देंगे, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट में आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू क्या क्या आप घटाएंगे कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने के लिए। आप कंट्रीब्यूशन को क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन को आप 2 शब्दों में, अन्य शब्दों में परिवर्तनशील लागत को अभिप्राय सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट भी हमने बताया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या होता है, दूसरे शब्दों में आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं जिस प्रकार से आपने अभी तक क्या कहा, कंट्रीब्यूशन क्या है आपका। तो कंट्रीब्यूशन आपने कहा कि ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। अब जो फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, आप जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो जो फिक्स कॉस्ट हमारी लगी, स्थिर लागत हमारी जो लगी, फिक्स कॉस्ट लगी, प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ, ये भी तो आपका कंट्रीब्यूशन ही हुआ। कहेंगे अब ये कैसे होगा, अरे भैया जो फिक्स कॉस्ट होगी हमने कितना लागत लगाई, अभी वेरिएबल कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, अब हम फिक्स कॉस्ट की बता, जो कॉस्ट हमारी लग रही है और जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो भी तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ज़रूरी है कि चीज़ों को जब आप समझ रहे हैं तो डिटेल में थोड़ा सा समझिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अब आप इसे कह सकते हैं कि इसे आप प्रॉफिट कह सकते हैं, प्रॉफिट ये लाभ जो होगा तो कह सकते हैं, ये तो है ही। अब यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जितना आपने क्या किया, विक्रय किया, और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी यदि उसमें से उसको आप घटा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल आएगा, ग्रॉस
प्रॉफिट निकल आएगी या कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। ठीक है, अब इसी को क्या कह सकते हैं, यही प्रॉफिट तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है जो कि हमारे लगनी ही लगनी है, और उसमें जो आप प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो आपका फिर कंट्रीब्यूशन निकल आता है। तो इसी प्रकार से आपका क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन निकालने के ये कई सारे मेथड हैं जिसको कि आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को आप कैसे निकालेंगे, ये भी आपके सामने सवाल है। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन यदि परीक्षा में पूछ लिया तो आपके लिए क्या दिक्कत होने वाली है, नहीं होगी ना, होगी। तो चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे आपको दिक्कत नहीं करनी है। पर यूनिट का क्या मतलब है कि एक प्रति इकाई अंशदान, हम लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, प्रति इकाई अंशदान। प्रति इकाई अंशदान क्या हो, अभी तक आपने कंट्रीब्यूशन निकाला था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे समझना है, यदि किसी वस्तु की 1 इकाई के विक्रय मूल्य से 1 इकाई की परिवर्तनशील लागत को घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो प्रति इकाई अंशदान भी तो हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं, पी का मतलब हो जाएगा पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा आपका, यानी कि आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स पर यूनिट आपने विक्रय कितना की पर यूनिट पे, किस रेट में विक्रय की। ठीक है, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है पर यूनिट और आपने सेल्स जो है पर यूनिट किया है, उसके बाद वेरिएबल कास्ट जो है पर यूनिट जो लगाई है उसको आप घटा देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको घटा देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकल आएगा। सिंपल सा यही चीज़ तो है। यदि मान लीजिए कि ये भी ना दिया और आपसे कह दिया कि भैया 100 प्रोडक्ट हमारा जो यूनिट 100 प्रोडक्ट हमारा उत्पादन हुआ था और वही बेचा गया है, तो आप सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ये टोटल आपका बड़ी अमाउंट दिया है तो 1000 दिया है, तो 100 यूनिट टोटल बोला है, तो आप 100 से भाग देंगे या डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 पर यूनिट आपका, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। यही इस प्रकार से भी तो आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपको निकालने के लिए, आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। कंट्रीब्यूशन में परीक्षा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला है, यही आपसे पूछेगा तो पूछेगा। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं तो लाभ यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात करेंगे। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। 2 पॉइंट आपका यहाँ से बच रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बच रहा है और दूसरा आपका बच रहा है क्या, आपका ब्रेक इवन पॉइंट BEP बचेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी सरल है, कुछ खास उसमें नहीं है, तो उसको हम अगली वीडियो में आप सभी से करा देंगे। लाभ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के अलावा आपको जिसे PV रेशियो भी आप कहते हैं और आपका BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट हम दोनों अगले वीडियो में करा देंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।